गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग है ना करंट इलेक्ट्रिसिटी को आगे बढ़ा रहे हैं ना। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, सिर्फ करंट कैलकुलेट करने के लिए बात किया था। करंट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तरह तरह के अपना एवरेज करंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग पर सेकेंड, इंस्टेंटेनियस करंट, ये सारी बातें किया था। आज हम लोग करंट से रिलेटेड ही करंट डेंसिटी की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा फार्मूला टाइप के लिखेंगे, करंट की फार्मूला। दूसरी कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन या चार्ज सर्कुलर पाथ में है ना, सर्कुलर पाथ में चलता हो, तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक करंट कैसे कैलकुलेट की जाएगी। जैसे कि बोर्स मॉडल है ना, बोर्स मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा है कि फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आ सकती है। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज इन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ में अगर वो रिवॉल्व कर रहा है तो क्या होगा। तो मान लीजिए कि इस तरह से सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे ऐसे। या कोई भी चार्ज पॉजिटिव भी मूव कर सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सर्कुलर पाथ में पॉजिटिव को ही मूव कराते हैं। तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से क्या निकल रही है, चार्ज निकल रही है। मान लीजिए कि प्लस क्यू चार्ज निकली, यानी v वेलोसिटी भी होगी इसके, और इसकी क्या होगी, अपना एक रेडियस होगी। तो इसी दिशा में क्या होगा, करंट होगा, इसी दिशा में करंट मूव करेगा, और करंट की जो डायरेक्शन होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी, जैसा कि वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट है। तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो क्यू चार्ज निकला है वो फिर दूसरी बार कब आएगा, वन टाइम पीरियड में आएगा ना। एक टाइम पीरियड में यहां से जब ये चल पड़ेगा तो फिर घूमते हुए कब आएगा, एक टाइम पीरियड में आएगा। तो टाइम की जो बात करेंगे ना, टाइम की, वो टाइम पीरियड होगा, t इक्वल टू टाइम पीरियड। और सर्कुलर पाथ का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, कैपिटल T। और चार्ज जो है, यहां पर चार्ज को आपने माना Q, इसको हम लोग E देते हैं, क्योंकि अक्सर इलेक्ट्रॉन होता है। बोर्स वाला कंसेप्ट में एटम के कंसेप्ट में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो वहां पर करंट आती है। पर हमने Q माना है या E मान लो, तो जो करंट होगी वो सिंपली क्या होगी, I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बटे T। तो I इज इक्वल टू E बटे T। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, I इज इक्वल टू E बटे T। अब मान लीजिए कि आपको एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हो, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ये क्या बोलते हैं इसको, ओमेगा। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया तो T बराबर क्या लिखेंगे भाई, 2 पाई बिटे ओमेगा, है कि नहीं। तो यहां पर पुट करेंगे तो I इक्वल टू मिलेगा E 2 पाई और डिवाइडेड बटे ओमेगा। तो I इक्वल टू आएगा E ओमेगा और डिवाइडेड बटे 2 पाई। ये भी एक फार्मूला है, एक फार्मूला ये हो गया। कभी कभी फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग सिंबल देते हैं, न्यू देते हैं, न्यू देते हैं, नहीं तो एफ भी देते हैं, ठीक है ना, न्यू नहीं तो एफ देते हैं, ठीक है। तो एक फार्मूला तो ये हो गया ओमेगा के केस में। कभी कभी फार्मूला, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ध्यान रखना होगा, है ना। अब एक है क्या, फ्रीक्वेंसी,
फ्रीक्वेंसी, है ना। तो इसका सिंबल एफ भी होता है, अच्छा है, इस तरह से भी होता है, ऐसा सिंबल। इसका नाम है न्यू, है ना, न्यू नाम है, न्यू, इसका नाम न्यू भी देते हैं। तो ये होता क्या है, T = 1/न्यू या न्यू = 1/T लिखेंगे तो I = क्या लिखेंगे, E /T, तो I = E न्यू। ये करंट कैलकुलेट करने का आपको फार्मूला है जो बोर्ड में आपको अक्सर पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, है ना, को जानना चाहेंगे, करंट डेंसिटी, है ना। करंट डेंसिटी की अगर हम बात करें, करंट डेंसिटी, इसका सिंबल होता है J, है ना, करंट डेंसिटी। तो नाम देख रहे हैं ना, करंट डेंसिटी। इसका मतलब हुआ ये कि जैसे ये मान लीजिए कि कंडक्टर है ना, एक, और इसकी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यहाँ से कंटिन्यूअस क्या बह रही है, चार्ज बह रही है, मतलब कि करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर इसकी हम क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम बढ़ाते चले जाए, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो यहाँ से जो भी चार्ज का फ्लो हो रहा है तो वो एक लाइन में फ्लो हो रहा होगा। तो अगर इसकी एरिया हम बढ़ाते चले जाए तो दो लाइनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। और अगर इसकी एरिया घटाते चले जाए तो दो लाइन के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, पास पास में आ जाएगी। तो जब दो लाइन हो या बहुत सारी लाइनें हो और लाइनें क्या हो, पास पास हो, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना। बात समझ रहे कि नहीं। तो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर घटाया जाए तो डेंसिटी ज्यादा, अगर इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाया जाए तो डेंसिटी क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि डेंसिटी वर्ड जो यहां पर है वो एरिया से रिलेटेड है, एरिया से रिलेटेड है और करंट से। तो ये बात हम लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज करंट पासिंग, करंट पासिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, मतलब कि एरिया बढ़ा रहे हैं तो करंट डेंसिटी घट रही है, ठीक है। और एरिया अगर घटाएंगे तो करंट डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। यानी करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट बाई एरिया, करंट बाई एरिया। तो इसको लिखेंगे क्या, एम्पियर डिवाइडेड बटे मीटर का स्क्वायर, एम्पियर मीटर का स्क्वायर। इसकी यानी कहने का मतलब करंट डेंसिटी इज इक्वल टू आई बटे कितना, एरिया। तो आई इज इक्वल टू जे इंटू ए। तो ये हो गई स्केलर, ये क्या हो गई, स्केलर। और ये क्या है, वेक्टर, है ना। और ये भी क्या है, एरिया वेक्टर। ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों वेक्टर है, एरिया वेक्टर है। तो कैसे लिखना चाहिए, आई इक्वल टू जे और डॉट क्या लिखना चाहिए, ए। क्योंकि दो वेक्टर का डॉट ही स्केलर होता है, तो ये दोनों वेक्टर है और ये स्केलर है, तो क्या होनी चाहिए, दो को हमको डॉट में लिखना होगा। तो यानी आई इज इक्वल टू जे का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन जे वेक्टर एंड ए वेक्टर, ठीक है। इसको हम लोग डायग्राम में दिखाएंगे कैसे ये है। तो हमने करंट डेंसिटी की बात किया है। डेंसिटी अक्सर हम लोग वॉल्यूम से रिलेटेड करते हैं,
लेकिन यहाँ पर अगर हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर देखें तो डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए मेजर जो फैक्टर है वो क्या है भाई? मेजर जो फैक्टर है वो है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है बात? तो मैंने यहाँ पे बात किया था ना कि थीटा इज द एंगल बिटवीन जे वेक्टर एंड ए वेक्टर। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं कि एक ऐसे कंडक्टर इस तरह से सेलेक्ट करते हैं और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे दे रहे हैं इस दिशा में, तो सारे जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस दिशा में फ्लो करेंगे कि नहीं? इस तरह से इसे फ्लो करेंगे, ऐसे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेंगे। और इस तार की क्रॉस सेक्शनल एरिया वेक्टर किधर है? इस तार की क्रॉस सेक्शनल एरिया वेक्टर इधर है। जब मैं आपको गॉस बता रहा था तो बताया ना कि एरिया वेक्टर जिधर आप देखो उसके सतह पर उसी तरफ परपेंडिकुलर। जैसे इस बोर्ड की एरिया वेक्टर आपके तरफ है तो यहां पर जो ये लिया गया उसका एरिया वेक्टर किधर? इधर है कि नहीं? एरिया वेक्टर इधर है और करंट किधर? इधर फ्लो कर रही है, तो करंट डेंसिटी भी किधर? इधर है कि नहीं? तो यहां पे थीटा क्या है बाबू? 0 है ना। तो यहां पे करंट सबसे ज्यादा फ्लो करेगी क्योंकि I इक्वल टू जे ए और कॉस क्या रखेंगे? 0। कॉस 0 का मान 1, तो I इज इक्वल टू जे और क्या लिखा जाएगा? ए लिखा जाएगा। समझ में आया? अब इसमें जो क्वेश्चन आती है एरिया से रिलेटेड आती है, एरिया से रिलेटेड। अगर करंट डेंसिटी की बात किया जाए नाउ जे इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बटे ए, तो अक्सर करंट जो होती है ना कांस्टेंट होती है। ये सिलेबस ही डीसी चल रही है ना, डीसी करंट क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो आई इक्वल टू अगर कांस्टेंट है तो जो करंट डेंसिटी है उसकी कंडीशन ये होगी कि J इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A, तो J1 डिवाइडेड बटे क्या? J2 इज इक्वल टू A2 डिवाइडेड बटे A1। अगर उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया में रेडियस के फॉर्म में दिया हो तो पाई क्या लिख सकते हैं? R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे पाई R1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? R2 डिवाइडेड बटे क्या? R1 और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू डायमीटर का भी कंडीशन आता है, तो डायमीटर D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे D1 का स्क्वायर। इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आते हैं अक्सर, है ना। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है, डायग्राम में क्या दिया है? पॉजिटिव चार्ज इधर है, करंट डेंसिटी करंट के डायरेक्शन में होगी, करंट के डायरेक्शन में होगी। एरिया वेक्टर करंट डेंसिटी सेम डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक करंट का मान मैक्सिमम मिलेगा। एरिया वेक्टर करंट डेंसिटी करंट के डायरेक्शन में, मतलब कि सेम डायरेक्शन में है, तो करंट का मान मैक्सिमम मिलेगा इस कंडीशन में। ये बात समझ में आ रही है? ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मिलेगा। तो अब इस तरह का अगर क्वेश्चन हो आपके पास, ऐसे हो, इस तरह से है, इस तरह से हो, और इसकी जो रेडियस है वो R2 है और ये कितना है? R/4 है, ठीक है ना। इसकी रेडियस R2 दिया गया है और R/4, और इसकी जो रेडियस है वो क्या है? R1 है और ये R है, और इसमें क्या चल रही है? इसे चार्ज का फ्लो हो रही है, तो करंट क्या होगी? करंट कांस्टेंट होगी भाई। करंट क्या होगी? कांस्टेंट, क्योंकि पर सेकेंड जितना चार्ज यहां से पास कर रही है ना, यहां से पर सेकेंड चार्ज, वही चार्ज यहां से पास करेगी, क्योंकि चार्ज इसमें इकट्ठा नहीं ना रह सकता। पाइप जैसा अगर है ना, यदि कंडक्टर ही है तो चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो जितना चार्ज पर सेकेंड यहां से निकल रही है उतना ही चार्ज इधर से निकल जाएगी, तो करंट क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। तो अगर इसकी डेंसिटी J2 माना जाए और इसकी डेंसिटी J1 माना जाए तो सवाल में कुछ ऐसा हो सकता है। देखिए तो J1 डिवाइडेड बटे क्या? J2 इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला लगेगा
R2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या, R1 का स्क्वायर, तो ये मिलेगा R2, R2 का मतलब R बटे कितना 4, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बटे R का स्क्वायर, तो ये और ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या J1 डिवाइडेड बटे कितना J2 इज इक्वल टू 1 बटे 16, यानी J2 जो होगा ना J2 वो 16 टाइम्स J1 होगा। समझ में आया बात, अरे समझ में, यानी J2 जो है ना भाई 16 टाइम्स ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि देखो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कम है, तो जिसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होती है ना उसकी हम लोग डेंसिटी क्या बताते हैं, ज्यादा बताते हैं डेंसिटी। ओके, अब इस तरह से हुआ। अब क्या है कि किसी एंगल से हो, अगर इस कंडीशन को छोड़कर किसी अदर एंगल से हो तो करंट क्या होगा, कम होगा। जैसे मान लीजिए इस तरह से हो, यह क्रॉस सेक्शनल एरिया है और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम इस तरह से काट रखे हैं, ऐसे इस तरह से काटा हुआ है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बिल्कुल कैसे काटा हुआ है, इस तरह से काटा हुआ है। तो ये डॉट डॉट लाइन करते हैं, तो ये कितना से उठा हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया, थीटा से, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रही है ऐसे इस तरह से। तो करंट जो डेंसिटी होगा उसकी डायरेक्शन वही होगी जो करंट की होगी, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो इधर, तो करंट की जो कंडीशन होगी वो इधर होगी। तो करंट की डायरेक्शन इधर है और करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, इधर है। तो लेकिन एरिया वेक्टर क्या होगा, सतह पर परपेंडिकुलर, तो ये नो सतह हुआ 90, तो परपेंडिकुलर, तो ये हो गया थीटा। तो इसकी एक कंपोनेंट आएगी, मतलब ऐसा I इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, जे वेक्टर और डॉट क्या लिखते हैं, ए वेक्टर, तो इसको लिखते हैं ना जे ए कॉस थीटा, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ एरिया वेक्टर एलोंग जे वेक्टर। इसको बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ है ना ए वेक्टर एलोंग कहाँ, जे वेक्टर। समझ में आया बात, ठीक है। तो मैक्सवेल फार्मूला जब कुछ एंगल से रहेगा तो जे ए और कॉस थीटा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये फार्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब करंट क्या हो, जब करंट डेंसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। अक्सर आपको करंट डेंसिटी दिया रहेगा और कैलकुलेशन क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट। हम अभी तक जो डिस्कशन कर रहे हैं वो कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं। यानी करंट डेंसिटी आपको दिया हुआ हो तो आप करंट निकाल सकते हैं, और करंट डेंसिटी तभी बात करेंगे हम जब वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास कर रही होगी। अब उसका अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया से हम लोग बात करेंगे। तो ये सब किसके लिए है, ऑल फार्मूला आर वैलिड फॉर द कांस्टेंट करंट डेंसिटी। ये फार्मूला किसकी है, कांस्टेंट करंट डेंसिटी, ठीक है, करंट डेंसिटी। ये तब इस्तेमाल करेंगे जब करंट डेंसिटी कांस्टेंट हो। अगर करंट डेंसिटी वेरिएबल हो तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटीग्रेशन का। क्लियर, तो नेक्स्ट हम लोग इसी में बात करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे ना पहले। तो अब हम लोग बात करेंगे इसमें कुछ नोट में बातें लिखते हैं ना, नोट में नोट। पहला इसमें नोट लिख रहे हैं कि करंट डेंसिटी having direction along same as direction of current, same as direction of current overall along electric field, or opposite direction of opposite direction of field, opposite direction of electron flow,
जाहिर सी बात है कि जिधर फील्ड की डायरेक्शन होती है उधर करंट की डायरेक्शन होती है ना, या जिधर करंट की डायरेक्शन होती है उसके उल्टा में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है। यानी करंट डेंसिटी और करंट सेम दिशा में होगी, यानी करंट डेंसिटी इधर और करंट भी कहाँ है, इधर ही है, ठीक है, और फील्ड भी कहाँ है, इधर ही है, क्लियर। और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है, इलेक्ट्रॉन वो किधर है, इधर है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव आ सकती है ऐसे। दूसरी बात यहां पर यह है कि इफ करंट डेंसिटी वेरिएबल, इफ करंट डेंसिटी वेरिएबल, करंट डेंसिटी क्या हो, वेरिएबल हो, तब क्या बात करेंगे, तो I इजिकल टू ऐसे लिखते थे, J इक्वल टू है ना डी ए लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बटे डी आई लिखना पड़ेगा। तो डी आई इजिकल टू जे और डी ए, और क्या करना पड़ेगा इसको, इंटीग्रेशन। तो इधर तो मिल जाएगा आई इक्वल टू जे और डी ए, इंटीग्रेशन करके हम लोग सवाल कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगर करंट डेंसिटी क्या हो, वेरिएबल, तो हम लोग इसको एक सवाल से समझेंगे। अच्छा सा एक सवाल करते हैं वेरिएबल वाला, फिर कांस्टेंट वाला। कांस्टेंट वाला काफ़ी सिंपल सवाल होता है, अक्सर रेशियो पूछता है ना, डायमीटर अगर चेंज करेगा या रेडियस चेंज करेगा, इस तरह की बात करता है। तो इस पे हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर करंट डेंसिटी पे क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाएंगे। एक क्वेश्चन है छोटो, वेरिएबल करंट डेंसिटी, है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ फाइंड करंट फ्रॉम डिस्क वेयर करंट डेंसिटी चेंजेज, है ना, चेंजेज 2 बार लिखा गई है, चेंजेज। फाइंड करंट फ्रॉम डिस्क वेयर करंट डेंसिटी चेंजेज J इक्वल टू के आर। J करंट डेंसिटी है और K एक कांस्टेंट है, और R जो है वो सेंटर से, डिस्क के सेंटर से वो दूरी है, क्लियर है। K कांस्टेंट, R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओके, ये सवाल है। सवाल एक सिंपल है कि एक डिस्क है, उसमें करंट डेंसिटी है, और वो करंट डेंसिटी रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज कर रही है। तो रेडियस के अकॉर्डिंग चेंज करने का मतलब यहाँ पर ये है, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना। ये जो क्वेश्चन है एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आ गया। तो अगर इसके हम सलूशन की बात करते हैं तो इस तरह से करते हैं, देखो भाई, कि एक हम क्या करते हैं, डिस्क ले लेते हैं, डिस्क, ये डिस्क है। डिस्क का मतलब डीवीडी, जिसको डीवीडी दिखते हो ना, उस तरह का। इसमें मास है ना, ये प्लेट टाइप का मान सकते हो, है ना। तो इसकी ये क्या हो गई, सेंटर हो गई, सेंटर। तो आपके पास जो J दिया हुआ है, J वो क्या दिया हुआ है, K इंटू आर। तो ये वाली जो R है, R वो सेंटर पर क्या है, 0। तो सेंटर पर करंट डेंसिटी क्या है, 0 है। समझ में आया। इसकी पूरी रेडियस कितनी है, कैपिटल R है, रेडियस इसकी कैपिटल R, ये दिया हुआ है। रेडियस इसकी मान सकते हैं इसे कि कैपिटल R दे रखा है। ओके, तो हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करने वक्त, कि यहां से R दूरी पर जाकर एक हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री पार्ट ऐसे ले लेते हैं, इस तरह से, और इसकी हमको एलिमेंट्री पार्ट काटे हैं। क्योंकि इसको सोल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका मान लेते हैं कि चौड़ाई जो है ना वो dr है, समझिएगा बात को, dr है, dr, इसकी चौड़ाई dr हो गई। तो इसके 2 रेडियस, एक अंदर में और एक बाहर में, एक इनर रेडियस, यानी ऐसा है। r इनिशियल वो क्या है, r है अंदर में, और r फाइनल बाहर में, r प्लस dr है। दिस इज द रेडियस। यहां से यहां गए तो r, और dr उस तरफ गए, उस तरफ, तो r तो हुआ ही, अब प्लस dr। क्लियर। तो हमको ये वाली एरिया निकालनी है, क्योंकि फार्मूला क्या है भाई, फार्मूला है
I इज इक्वल टू जे और डी ए, जे डी ए, ये वाली फार्मूला है। देखो ये फार्मूला है, फार्मूला ये है, ठीक है ना, ये फार्मूला हो गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि हम डी ए निकालेंगे। नाउ फॉर डी ए, नाउ फॉर डी ए, तो डी ए स्मॉल एरिया, तो डी ए का मतलब यहाँ पर हो गया कि आउटर वाला का एरिया, मतलब यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर इस, यहां से लेकर यहां तक का एरिया, तो क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, तो आर प्लस डी आर, इसका क्या हो गया स्क्वायर, माइनस ये वाला अंदर वाला एरिया, ये बाहर वाला एरिया हो गया, और माइनस अंदर वाला एरिया, तभी तो ये छोटा वाला एरिया निकलेगा यार, बोलो इसकी एरिया निकालना है डी ए, तो क्या लिखेंगे अंदर की एरिया पाई आर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो पाई को बाहर करेंगे तो क्या लिखेंगे आर का स्क्वायर प्लस डी आर का स्क्वायर प्लस 2r और डी आर माइनस आर का स्क्वायर। यहां पर लिखेंगे क्या पाई, और यहां पर क्या हो जाएगा 2r डी आर प्लस डी आर, इसका क्या हो गया स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 0, चूंकि डी आर बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, डी आर अपने आप में बहुत छोटा है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, और आर अपने आप में बड़ा है ना, तो बहुत छोटा को अगर बहुत बड़ा से जोड़ते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, बहुत बड़ा आएगा, मतलब इस तरह से। तो डी ए इज इक्वल टू पाई और क्या होगा 2r और डी आर, ठीक है भाई, डी ए इज इक्वल टू पाई 2r डी आर। तो यहां पर अब आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं I इज इक्वल टू जे और डी ए, 0 से लेकर कहां तक कैपिटल R तक। अब इसी तरह से यार बहुत सारे टुकड़े काटोगे ना ऐसे, है ना, एक और काट दो, फिर एक और काटो, है ना, इस तरह से काटते 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 कहां चला जाएंगे, यहां तक चल जाएंगे, यानी 0 से कहां तक कैपिटल R तक। ये समझ में आया नहीं? तो अब यहां पर आओ भाई, वहां से सीधे यहां आ जाओ, तो आप वहां पर पुट करोगे जे का वैल्यू, तो जे का वैल्यू है आपको के आर स्क्वायर, आई इक्वल टू के आर और डी ए का मतलब 2 पाई आर और डी आर, और 0 से कहां तक कैपिटल R तक, तो k को बाहर ले सकते हैं, और किसको 2 पाई को बाहर, अंदर में क्या मिलेगा आर स्क्वायर, और क्या मिलेगा डी आर, 0 से कहां तक कैपिटल R तक। तो यहां पर लिखेंगे 2 पाई k, और यहां पर क्या लिखेंगे आर क्यू डिवाइड बाय कितना 0 से कैपिटल R, तो मिलेगा आपको 2 पाई k, और मिलेगा कितना आर क्यू डिवाइड बाय कितना 3 माइनस 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पाई k आर क्यू और 3, और ये हो गया आंसर, ये हो गया आई इज इक्वल टू 2/3 पाई के आर के। एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन में आता है, पर यह बोर्ड में भी आ रही है आजकल, ठीक है ना, जेई में नीट के क्वेश्चन टाइप का है, और ये बोर्ड में भी आ रही है। तो करंट डेंसिटी में अगर जब भी आपको वेरिएबल मिले तो आप उसको इंटीग्रेशन से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि और कोई उसके लिए रास्ता नहीं है। क्लियर? एक क्वेश्चन और हम लोग करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन एक और करते हैं। एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड लाइक सीबीएसई बोर्ड में आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट डेंसिटी एज शोन इन द फिगर। आपके पास 2 क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया छोटू, एक ए और एक बी। तो अगर करंट डेंसिटी की अगर बात करते हैं ना, करंट की बात करते हैं, अगर सोल्यूशन में बात करते हैं क्या करंट के, करंट की बात करें तो करंट बराबर जो होती है वो क्या होती है, Q बटे क्या होती है, T होती है ना, Q बटे T। अब समझो बात को, यानी रेट ऑफ क्या है, एक तरह से रेट ऑफ चार्ज है।
तो यहां से जो चार्ज आ रही है, या समझिएगा, जो ए पर जो चार्ज का फ्लो होगा वो स्लो होगा और ज्यादा समय लगाएगी। मतलब कि ज्यादा, ऐसे कह सकते हैं, ज्यादा चार्ज जा रही है और समय कम है, कम समय ले रही है, क्योंकि स्लो जा रही है ना, स्लो, चौड़ा है तो स्लो जाएगी। और यहां पर क्या है, पतला है तो फास्ट निकलेगी, तो फास्ट तो निकली पर समय क्या लगा, कुछ समय लगाया होगा यहाँ पर। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि जिस रेट से चार्ज यहाँ इन कर रही है ना, उसी रेट से यहाँ भी इन कर रही है। समझ में आया बात? यानी कहने का मतलब है कि करंट क्या है, सेम है। नाउ करंट एट ए एंड बी आर सेम, ए एंड बी आर सेम, दोनों जगह करंट क्या है भाई, सेम है। बिकॉज I इज इक्वल टू क्यू बटे क्या है, टी है। अब यहां पर अगर मान लो कि चार्ज कम निकली है ना, तो फास्ट निकली ना भाई, फास्ट निकली तो समय क्या निकला, कम लगा, तो ये वाली कम, ये वाली कम, कुछ वैल्यूज अपनी मिली। दूसरा कंडीशन में यहां पर चार्ज ज्यादा गया लेकिन स्लो गया, तो ज्यादा गया, चार्ज ज्यादा गया और समय भी क्या लगा, ज्यादा लगा, तो चार्ज भी ज्यादा और समय भी ज्यादा, तो कुछ वैल्यू बोली, मतलब ये दोनों वैल्यू जो है ना कांस्टेंट है। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, Q बटे टी, और ये क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो अगर हम बात करें कि IA बराबर IB, दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 और 1 कांस्टेंट हो जाएगा, यानी 1:1 आएगा। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं कि IA रेशियो और IB रेशियो जो हो गया, 1 रेशियो क्या हो गया, 1 हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। IA और IB 1:1, इतना आ गया। अब यहाँ पर करंट डेंसिटी की बात होता है। करंट डेंसिटी तो एरिया का कंडीशन होती है, तो नाउ करंट डेंसिटी J जो होती है वो क्या होती है, I बटे A होती है। तो I तो कांस्टेंट था, तो JA और J क्या, B इज इक्वल टू एरिया ऑफ A, एरिया ऑफ B, एरिया ऑफ B डिवाइडेड बटे एरिया ऑफ क्या, A। तो JA और J क्या, B, तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, पाई RB इसका स्क्वायर, RB का मतलब R2 दिया गया है, R2 का स्क्वायर डिवाइड बटे क्या, पाई R1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कते कटेगा, तो R2 जो है वो R बटे 2 है, तो R स्क्वायर बटे 4, और R1 जो है वो 2R है, तो कितना हो जाएगा, 4R का स्क्वायर, तो ये कटेगा। तो JA रेशियो JB जो आएगा वो 1:16 आएगा, ये आंसर होगा। इसी तरह के आपके क्वेश्चन रहते हैं बोर्ड में, जो आपको डिस्कस करके बतानी रहती है, बोलेगा कमेंट्स ऑन दिस क्वेश्चन, तो इस तरह की बातें आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो आगे हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ेंगे क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब हम लोग समझेंगे। अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे हैं ना, इसको समझने की कोशिश करते हैं, भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, तो इसको लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स
इट इज डिफाइंड एज एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर in the presence of external electric field, एवरेज वेलोसिटी है, याद रखिएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी है ना, एक प्रॉपर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से एक कंडक्टर है, इस तरह से अपना कंडक्टर है, क्लियर है, इसे कंडक्टर है। तो इसमें क्या है भाई कि इलेक्ट्रॉन इधर इधर फिर इधर है ना, जिगजैग पाथ में नहीं, देखिए ऐसे 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 मूव कर रहा है। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसका मतलब कि इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। समझ में आ रही बात? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से दिया गया वो क्या है? जीरो है। तो जिगजैग पाथ में चला, मान लो कि यहां से चला तो घूम कर क्या आ जाएगा? यहीं पर आएगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, एवरेज वेलोसिटी को कहते हैं। तो यहां पर Vd क्या हो गया? Vd इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। ये तो क्लियर है बात। अब हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा ऐसे कंडक्टर लेते हैं इस तरह से, और इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, है ना, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो इसमें क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा इसे, इस तरह से अपना पॉजिटिव चार्ज फ्लो करा है। समझिए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है छोटू, इसको समझना बात को। इधर चल रहा है, मूव कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो करेगा, क्योंकि फील्ड इधर है। तो मतलब कि करंट भी किधर होगी? इधर होगी। बोलो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किधर हो रहा है? इधर हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा? इलेक्ट्रॉन का इधर होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा इधर, तो Vd भी किधर होगा? इधर होगा। क्योंकि Vd किसको बोलते हैं? Vd किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन का फ्लो का बोलते हैं Vd, है ना। उस जब इलेक्ट्रॉन जब चलता है ना, उसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो, या अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। बात समझ में आई कि Vd का डायरेक्शन हो गया। तो इसमें एक्सटर्नली देखो, एक्सटर्नल जो फील्ड जब दिया गया है ना, तो चार्ज क्या आ गई? एक प्रॉपर डायरेक्शन में आ गई, प्रॉपर डायरेक्शन में आ गई। यानी इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो कर सकती है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से नेगेटिव चार्ज इधर फ्लो कर सकती है। तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में जब जा रही है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं होगी। तो यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइंड है। क्लियर है बात? तो हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात किए हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है। किसकी? फ्री इलेक्ट्रॉन का। किस केस में? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तब। तो अब इसमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है यार? हमको मानना पड़ेगा ना कि n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। नाउ ऐसा मानते हैं, नाउ n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो हम क्या करते हैं कि V बराबर क्या होता है? U प्लस AT होती है ना, V बराबर U प्लस AT। तो जब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसमें देंगे, तो इस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगेगी। तो यहां पर लिखेंगे वी नो दैट हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं?
कि F इजिकल टू Q इंटू ई, ऐसे लिखते हैं ना, Q इंटू ई, Q इंटू ई, तो F इक्वल टू E इंटू ई। हालांकि यहाँ पर निगेटिव होती है, आपको पता है, चूंकि बेचारा फोर्स फील्ड इधर है तो फोर्स उसके उल्टा में है, चार्ज निगेटिव है ना। हम लोग बाद में इसको निगेटिव कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, या अभी भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत आपको नहीं है, ये आप अभी भी कर सकते हैं। अब जो चार्ज पार्टिकल होगी उस पर मास तो होगा ही, तो जब फोर्स लगा तो उसमें एक्सीलरेशन आएगा, तो F बराबर क्या हो जाएगा, ma। तो इसी फोर्स के चलते एक्सीलरेशन आया, तो दोनों फोर्स क्या होगी, बराबर होगी, तो ma इजिकल टू माइनस ई, कैपिटल ई, तो एक्सेलरेशन इजिकल टू माइनस ई, है ना, और डिवाइडेड बाय m। अब समझो भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यूनिफॉर्म दिया गया है वो क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या है, कांस्टेंट है, और ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है भाई, कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो हम लोग कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं, काइनेमेटिक्स याद करो, काइनेमेटिक्स याद करो भाई। कांस्टेंट जब एक्सेलरेशन होती थी तो यही फार्मूला याद करते लगाते थे, याद है, v बराबर u प्लस at। हमने माना है कि फॉर n इलेक्ट्रॉन, तो हम क्या करते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन क्या है भाई, कांस्टेंट, तो v1 समझिएगा, v1 इजिकल टू u1, क्लियर, अब प्लस a कांस्टेंट t1, v2 इजिकल टू क्या लिखेंगे, u2 प्लस a कांस्टेंट t2। तो इसी तरह से n के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, Vn इक्वल टू un प्लस a Tn। तो V एवरेज, फिर काइनेमेटिक्स याद करो, n के लिए हम लोग अगर वेलोसिटी दिया हो तो कैसे निकालते थे, याद है, ऐसे ऐसे करके Vn कितने संख्या में है, n, तो भाग देते थे n से। चलो यार, क्या समझ में आया, Vn दिए ना, n तक दिए, अब सभी को मान लिखो भाई, V एवरेज इक्वल टू, V एवरेज इक्वल टू क्या लिखेंगे, U1 प्लस AT1, है ना, प्लस U2 AT2 प्लस डॉट डॉट UN प्लस ATN, और डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे, n लिखेंगे कि नहीं, n लिख देंगे। तो हम लोग को क्या मिला, आप देखो यहां पर इस तरह से लिखेंगे ना, V एवरेज इज इक्वल टू U1 U2 अप टू डॉट 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 UN। स्पेस कम है, इधर आते हैं, स्पेस कम है ना, इस तरह से लिखते हैं। तो V एवरेज इक्वल टू मिला आपको U1 U2 प्लस डॉट डॉट UN, और डिवाइडेड बाय कितना, n, ठीक है। अब प्लस ये बच जाएगा इधर, इसके एक्सेलरेशन वाला एक साथ, तो मिलेगा AT1 प्लस AT2 प्लस डॉट 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 ATN, और डिवाइडेड बाय क्या, n। तो इसको हम लिख सकते हैं V एवरेज इक्वल टू, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 0, है ना, इनिशियली जब फील्ड नहीं अप्लाई किए थे, तो जब फील्ड नहीं अप्लाई किए थे तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या था, 0 था ना, जिगजैग पाथ में, टेढ़े मेढ़े पाथ में चलते थे, तो इसको हमने 0 कर दिया। यहाँ पर a को कॉमन कर लिया, और यहाँ पर क्या लिखा, T1 प्लस T2 प्लस T3, अब डिवाइडेड बाय कितना, n, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग a, और इसको एक नया नाम देते हैं, उसका नाम देते हैं टाउ। तो यहाँ पर आ गया V एवरेज इजिकल टू माइनस ई डिवाइडेड बाय कितना, m इंटू टाउ। समझ में आया बात, ये हम एक नया नाम दिए हैं, ये वाला। अब V एवरेज को क्या लिखते हैं, VD, क्या लिखते हैं, VD वेक्टर इजिकल टू माइनस ई वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना, m।
एक नई क्वांटिटी यहाँ पर आ गई। ये क्वांटिटी को हम बहुत पहले से जानते हैं, इसको जानते हैं, इसको जानते हैं, ये नई क्वांटिटी आई, इसको हमने अभी जाना कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है ना। किसी कंडक्टर में जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करते हैं तो चार्ज जो होता है ना, फ्री चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये एक नया नाम आ गया, इसका नाम है टाइम कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? टाइम कांस्टेंट। यहाँ लिखते हैं टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट। इस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है टाइम कांस्टेंट। तो टाइम तो समझते ही हैं, कांस्टेंट का मतलब अब बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? टाउ बोलते हैं। सो क्या बोलते हैं? टाउ। इस टाइम कांस्टेंट का सिंबल टाइम है, इसकी यूनिट भी क्या होगी? सेकेंड होगी। ओके, यह एवरेज टाइम होगा ना, T1 + T2 + T3/n, मतलब कि ये एवरेज टाइम हुआ। दो इलेक्ट्रॉन जब वो कोलाइड करते हैं तो कुछ टाइम लगता होगा, फिर अगला दो इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं तो कुछ लगता होगा, फिर अगला कुछ अलग लगते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि एक बहुत देर पे कोलाइड हो रहा है, एक बहुत कम में कोलाइड हो रहा है। जो कोलाइड हो रहा है ना, बहुत स्लाइटली अलग अलग टाइम है, स्लाइटली है। तो हम लोग एक उसका एवरेज टाइम लेंगे, ये नहीं कि n इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन का टाइम निकालो, ऐसा कुछ नहीं है ना। उसका अपना एवरेज टाइम होगा, और वो एवरेज टाइम कंडक्टर के मटेरियल पर डिपेंड करेगा। एल्युमिनियम होगा तो उसका अलग होगा, कॉपर अलग, गोल्ड अलग, सबका अलग अलग टकराने का समय होगा। ठीक है ना, मटेरियल पर डिपेंड करेगा। हालांकि टाइम कांस्टेंट किसे कहते हैं और ये किस बात पर डिपेंड करती है, अगला टॉपिक में हम लोग यही करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पर आ जाओ फिर से। एक पार्टिकल के लिए मैंने ये लिखा, दूसरी पार्टिकल के लिए ये लिखा, तीसरी के लिए मैंने ये लिखा। एक्सेलरेशन क्या थी? कांस्टेंट थी, क्योंकि एक्सेलरेशन इस पे डिपेंड करती है, और ये कांस्टेंट है, ये परमानेंट कांस्टेंट रहती है चार्ज, और एक मास का इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है। तो इसलिए मैंने ये फार्मूला कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ये फार्मूला होता है, मैंने ये फार्मूला लगा दिया। एवरेज का मतलब क्या हुआ? अलग अलग वेलोसिटी और उससे जितने नंबर में हो, तो n नंबर में था तो n से भाग दिया। ओके, मैंने u1 को एक साथ अलग रख लिया, तो इसको थोड़ा समझो, इसको समझिए। इसको मैंने जीरो कर दिया। क्यों जीरो किया? क्योंकि इनिशियली वो इनिशियल वेलोसिटी है ना भाई, तो इनिशियल का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? जीरो था। समझो, ये तब की वेलोसिटी है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किए थे, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर में नहीं अप्लाई किए थे तो ये कैसे घूम रहा था? ऐसे से चल रहा था कि नहीं? ऐसे चल रहा था ना भाई, ऐसे से घूम रहा था जिगजैग पाथ में। तो जिगजैग पाथ में वो घूम रहा था, तो जहां से चला फिर घूम के वहीं आ सकता है, आ सकता है कि नहीं? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया ना। यानी कहने का मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो, यानी एवरेज इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? तो ये आपको डेरिवेशन पूछता है। यहां से अगर उठाते हैं तो किस बात को ध्यान रखना है उसको, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ध्यान दीजिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd = E माइनस क्या? E, देख रहा ना, इनटू क्या? टाउ डिवाइडेड बटे m। इसका मतलब है क्या? ऑपोजिट ऑफ क्या? E वेक्टर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का मोशन इधर होता है, तो जब मोशन इलेक्ट्रॉन का इधर होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन भी कहां होगा? इधर ना होगा। क्लियर है या नहीं यार? इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी क्या होगा? इधर होगा ना डायरेक्शन, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर हो गया। और डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, डिपेंड्स ऑन ई वेक्टर, ई वेक्टर पर ही डिपेंड करता है। Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया? E हो गया। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन क्या? टाउ, टाउ पे भी निर्भर करता है ना, और टाउ डिपेंड्स ऑन मटेरियल, तो ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मटेरियल, मटेरियल पर भी डिपेंड करती है। मान लीजिए कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है कॉपर में, और उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है एल्युमिनियम में, और उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है गोल्ड में, तो जब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो यार ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग होगी ना, क्योंकि उसकी टाइम कांस्टेंट हर मटेरियल की क्या होगी? अलग अलग होगी। अब टाइम कांस्टेंट है क्या, हम लोग ये अब स्टार्ट करेंगे, मतलब इसमें नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम लोग टाइम पीरियड। तो याद रखना भाई, ये डेरिवेशन आपको पूछती है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी
का डेरिवेशन पूछता है, याद रखना। और ये बोलता है कि किस पे डिपेंड करती है, इसकी क्या डायरेक्शन होगी, वगैरह वगैरह। और इसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे, पहले टाइम कांस्टेंट के बारे में जानते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसमें एक वर्ड आया था टाइम कांस्टेंट, जिसको हमने बोला था कि ये मटेरियल पर डिपेंड करती है ना, और भी सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर, मटेरियल्स पर, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग लिखना चाहते हैं, क्योंकि बोर्ड में अक्सर पूछता है ना, बोर्ड में पूछता है, देखिएगा। तो हम लोग इसके बारे में बात करें तो टाइम कांस्टेंट नाम दिया था उसका, टाइम कांस्टेंट नाम दिया था। इसी में लिखते हैं OR है ना, रिलैक्सेशन टाइम भी इसका नाम है, रिलैक्सेशन टाइम भी इसको हम लोग बोलते हैं। और ये टाउ इसका सिंबल था, टाउ इसको पढ़ते हैं ना, टाउ, टाइम कांस्टेंट, रिलैक्सेशन टाइम, मतलब कि वो अपने एक्टिविटी से रिलैक्स कितने देर में आता है। एक्साइटेड होगा दोनों कोलाइड करने के लिए, तो कोलाइड करने में जो उसको समय लगा, कोलाइड करके हो सकता है क्या हो गया, अपनी एनर्जी को लॉस करके, मतलब वो रिलैक्स कंडीशन में आया होगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे पहला, इट इज द एवरेज टाइम, इट इज द एवरेज टाइम टेकन, है ना, इट इज द एवरेज टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स, या इसी को बोलते हैं एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ना, एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, या टाइम कांस्टेंट having two electrons is nearly equal to 10 to the power minus 14 सेकेंड, 10 to the power minus 14 सेकेंड, जो बहुत कम समय है। टाइम कांस्टेंट का मान अगर दिया जाए तो 10 to the power minus 14 सेकेंड होता है। इतने सेकेंड में वो क्या करते हैं, कोलाइड कर लेते हैं। चौथी पॉइंट अगर लिखेंगे, टाइम कांस्टेंट depends on material, है ना, depends on material, टाइम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मटेरियल और टेम्परेचर, टाइम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मटेरियल और टेम्परेचर, मटेरियल और टेम्परेचर पर ये डिपेंड करती है। क्लियर बात। टाइम कांस्टेंट एवरेज टाइम है बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स या एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जो सक्सेसिव कोलिजन हो रहा है उसके बीच का वो क्या है, एक एवरेज टाइम है। तीसरी बात लिखे हैं कि टाइम कांस्टेंट का जो वैल्यूज होती है नियरली
10⁻14 सेकेंड होती है, इसी के आसपास होती है। अलग अलग मटेरियल की अपनी अलग अलग मान होगी। क्लियर? नेक्स्ट लिखा हुआ है कि टाइम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मटेरियल और टेम्परेचर। तो अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड हो जाएंगे। अगर टेम्परेचर को बाहर से दिया जाए कंडक्टर को तो उसमें इलेक्ट्रॉन के स्पीड क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे ना। जिगजैग पाथ में चाहे सीधे चलें तो दो इलेक्ट्रॉन जब टकराते हैं तो जल्दी जल्दी टकराएंगे और हटेंगे। तो जब जल्दी जल्दी टकराएंगे तो समय क्या लगेगा? कम लगेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टाइम कांस्टेंट का वैल्यू और कम हो जाएगी। यानी हम किसी मटेरियल में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टाइम कांस्टेंट क्या करता है? घटता है। ये नीट में कई बार पूछा और बोर्ड में भी पूछता है। तो हम लोग लिखते हैं क्या? नेक्स्ट पॉइंट 5वीं, व्हेन टेम्परेचर ऑफ मटेरियल इंक्रीज, when temperature of material increase, then time constant decrease, यानी ऐसे लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज, टाउ डिक्रीज। टाउ डिक्रीज का मतलब कि वो जल्दी जल्दी टकराएगा और हटेगा जल्दी जल्दी। तो इसलिए हमने लिखा है ना कि टेम्परेचर इंक्रीज और टाउ क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, तो ये रहा आपका टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट आगे फार्मूला में इस्तेमाल होते जाएगा और नए नए फार्मूला बनेंगे। और आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लाकर। हम लोग बहुत सारे फार्मूला को डेराइव करेंगे और एक दूसरे से रिलेशन बनाएंगे। क्योंकि शुरू में जो हम लोग पढ़ते हैं ये एक माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। क्योंकि करंट में ये बात समझना डिफिकल्ट होती है। बाकी आगे आपको वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर और रेजिस्टेंस, पैरेलल, सीरीज, ये सारी चीज़ें आप 9th 10th में भी पढ़े होंगे। पर यहाँ पर जो ये चीज़ बताई जा रही है ये माइक्रोस्कोपिक में बताई जा रही है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। 2 लेक्चर आपको है ना लोड कर दी जाएगी। ठीक है ना, इसको आप बहुत बढ़िया से रिवीजन करिए और अपनी प्रिपरेशन करिए।